नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आज की पहली और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है आने वाले वक्त में। बड़ी खबर यह है कि महादेव ऐप घोटाले को लेकर ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें भूपेश बघेल का नाम भी दर्ज है। और चार्जशीट में घोटाले के एक आरोपी के बयान के आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि चुनाव में मदद के लिए बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए और बघेल को यह पैसा महादेव ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से दिए गए, इस बात का जिक्र है। बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल से जुड़ी हुई है। महादेव बेटिंग ऐप मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम शामिल है। 508 करोड़ रुपए मिले बघेल को, ये चार्जशीट में बात कही गई है। महादेव ऐप प्रमोटर से पैसा लेने का आरोप है। और देखिए कैसे आया बघेल का नाम, अब इस पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं जो अब तक बातें सामने आई हैं। देखिए कैसे आया बघेल का नाम, ये अब जान लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि बघेल को 508 करोड़ दिए गए, ये बात ईडी की चार्जशीट में आई है। क्या आरोप है चार्जशीट में, वो आपको हम दिखा रहे हैं। चुनाव में बघेल की मदद के लिए पैसा, ये कहा गया ईडी की चार्जशीट में। बिल्कुल, और आरोपी असीम दास के बयान का ये आधार पूरा ईडी ने रखा है कि जो आरोपी असीम दास है उसने भूपेश बघेल का नाम सामने रखा और साथ ही महादेव ऐप प्रमोटर्स ने पैसा दिया, इस बात का भी जिक्र है ईडी की चार्जशीट में। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि मुश्किलें जो है आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है भूपेश बघेल की। बिल्कुल, और हमारे साथ रायपुर से एबीपी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, सूत्रों के हवाले से तो चुनाव को लेकर बघेल का कनेक्शन घोटाले से खूब जोड़ा जा रहा था, अब चार्जशीट में नाम आ गया है। कितनी मुश्किल में बघेल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? देखिए, महादेव बैटिंग ऐप मामला जो है एक बहुत बड़ा मामला था। इस पूरे मामले पर ईडी जांच कर रही है। फिलहाल ईडी ने जो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है जमा की है, उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीधा भूपेश बघेल का नाम है, क्योंकि भूपेश बघेल का नाम लिया था असीम दास ने। असीम दास की जब गिरफ्तारी हुई थी और उससे करोड़ों रुपए बरामद किए थे ईडी की टीम ने, तब पूछताछ में उन्होंने भूपेश बघेल का नाम लिया था। और अब जो है ईडी ने अपने चार्जशीट में बाकायदा भूपेश बघेल का नाम दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो है लगभग 508 करोड़ रुपए की जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुई, पैसे का लेन देन हुआ। क्योंकि इसके पहले जो दुबई में महादेव ऐप के जो प्रमोटर्स थे, सोनी, शुभम सोनी, इसके अलावा रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर, इन लोगों की तरफ से भी एक आरोप दिया गया था कि कहीं ना कहीं जो है राज्य में काम करने के लिए उन्हें जो आज़ादी दी जाती थी, उसके बदले में जो पैसा है वो भिजवाया जाता था हवाला के थ्रू। तो अब भूपेश बघेल का नाम जिस तरह से चार्जशीट में आया, तो निश्चित तौर पे भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है। और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, मतलब ये देखा जाए कि अगर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो जाती है चार्जशीट के बाद या पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी बड़ी मुश्किलें हो सकती है। 11 की 11 यहाँ सीटें हैं और कांग्रेस वैसे भी विधानसभा चुनाव हारने के बाद बिखराव की स्थिति में है। और भूपेश बघेल को अगर ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, उन पर कार्रवाई करती है, क्योंकि सीधा नाम है उन पर, पैसे लेन देन का आरोप है, तो कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बिखराव की स्थिति में आ सकती है। विधानसभा चुनाव में बहुत इस मुद्दे को उछाला गया, उसके बाद वहां परिणाम क्या रहा वो देश के सामने। अब लोकसभा चुनाव में भी आप ये कह रहे हैं कि इसका असर देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आपका जयप्रकाश, पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये महादेव बेटिंग ऐप है क्या ये पूरा मामला है। ऑनलाइन सट्टेबाजी का ये ऐप है जो महादेव बेटिंग ऐप है। और देखिए, पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से ये लाइव गेम है जिसको खेला जाता है। बिल्कुल, और इसके साथ ही आपको बताएं कि क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल में भी अवैध सट्टेबाजी इस ऐप के जरिए की जाती है। सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल मेन इसके प्रमोटर रहे हैं। बिल्कुल, जिनका नाम भी सामने आया था। और देखिए 2017 में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ये तैयार किया गया था। महादेव बैटिंग ऐप क्या है, इसको लेकर ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए 2017 में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ये बनाया गया और उसके बाद लगातार ये ऐप सुर्खियों में, कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। इस खबर पर जो भी अपडेट उससे आपको लगातार हम रूबरू करवाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर भारी बवाल के बीच लगातार हलचल है। बड़ी खबर यह है कि राशन घोटाले में टीएमसी का एक नेता गिरफ्तार हो गया है। बीती रात नॉर्थ 24 परगना से शंकर आध्या की गिरफ्तारी हुई है।
और गिरफ्तारी के दौरान भी ईडी की टीम का विरोध किया गया। आपको बताएं कि ईडी टीम की गाड़ी पर हमला किया गया। शंकर आद्या नॉर्थ 24 परगना में बोगन नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए जब टीम वहां पर पहुंची तो हालात क्या बने वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और देखिए 2 तस्वीरें, जब वहां पर ईडी की टीम पहुंची टीएमसी नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार करने के लिए तो टीम पर हमला कर दिया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कल ईडी की टीम पर हमला किया गया था। एक तरफ ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बर्ताव किया गया ईडी की टीम के साथ, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको लेकर अब राजनीति भी गर्म है। दीपा, बिल्कुल, ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ईडी ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया, शंकर आद्या जिनका नाम है। राशन घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई है। कल ईडी की टीम वहां पर जब पहुंची, किस तरीके से पूरी टीम पर अटैक किया गया, ईडी के अधिकारी जो चोटिल हुए, जो घायल हुए, उसकी भी तस्वीरें वहां से सामने आई। और पूरे ये मामले को लेकर लगातार सियासत भी जारी है। इस बीच राशन घोटाला मामले में टीएमसी के एक और नेता शंकर आद्या की गिरफ्तारी हुई। जब गिरफ्तारी करने के लिए ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी उत्तर 24 परगना में, उस वक्त भी कहा जा रहा है कि भारी बवाल वहां पर हुआ, भारी विरोध किया गया। बिल्कुल, और देखिए कुछ जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं। बंगाल में ईडी का जब एक्शन हुआ, किस तरीके से ईडी के टीम के साथ बर्ताव किया गया, बंगाल में पथराव किया गया और टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर छापा ईडी का पड़ा था और ईडी की टीम पर हमला किया गया। 3 अधिकारी जख्मी बताए जा रहे हैं। और देखिए अधिकारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और साथ ही कैश वहां पर छीना गया। रात में टीएमसी नेता शंकर आद्या की गिरफ्तारी का विरोध वहां पर किया। हालांकि गिरफ्तारी इनकी हुई और जब इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम वहां पर पहुंची तो उसका भी विरोध वहां पर किया गया। बिल्कुल, और घेराव किस तरीके से वहां पर किया गया ईडी की टीम को, जिसको लेकर अब टीएमसी के नेताओं का कहना है कि वहां पर जो लोग थे उनको इस बात की भनक लगी, जानकारी मिली और इसके बाद दिक्कतें बढ़ी वहां ईडी की टीम की। बंगाल की हर खबर पर नजर रखने वाली मनोगिया लोईवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मनोगिया, लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से बंगाल का राजनीतिक माहौल गर्म है, इसके मायने आप दर्शकों को समझाइए। देखिए, पहला तो ये कि लोकसभा के पहले कुछ नई बात नहीं है, लगातार होता रहा है। इस तरह के हमले पहले भी हुए हैं जिसमें कोई भी बाहर से आने वाले अधिकारियों को, खासतौर से केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह से मारपीट का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया है क्योंकि अब जिस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नेताओं की गिरफ्तारियाँ या टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियाँ हो नहीं सकती हैं। इनमें कई ऐसे मामले हैं जिन पर कोर्ट के आदेश हैं। कल खुद कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगुली वहां गए थे और उन्होंने उन अधिकारियों से मुलाकात की। लेकिन अगर आपको मैं इन तस्वीरों के बारे में बताऊं तो उत्तर 24 परगना का सरबेरिया इलाका में जहां ये अधिकारी गए थे अरेस्ट करने के लिए, अलग अलग 2 मामले अलग अलग चल रहे हैं। अब इसमें पहले गिरफ्तारी होनी थी, उसके बाद शेख शाहजहां ने खुद अब एफआईआर दर्ज कर दी है कि ईडी के अधिकारी बिना अनुमति उनके घर में घुसे हैं। बंगाल में इस समय 3 एफआईआर हैं जो कल के मामले के बाद हुई हैं। पहली ईडी की ये एफआईआर है जिसमें उनके अधिकारियों पर हमले की जांच हो, इसके लिए की गई है। दूसरी, बंगाल पुलिस ने सुओ मोटो की है नाज़ैद खाने में, ये कहकर कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उन पर कार्रवाई होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण, शेख शाहजहां जो खुद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में कद्दावर नेताओं में उस इलाके में गिने जाते हैं, उन्होंने की है कि ईडी बिना परमिशन उनके घर में घुस गई। अब आपको 2 बातें समझनी होंगी। ईडी ये बखूबी जानती है कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तहत अलग अलग मामलों की जांच कर रही है। इस मामले में नौकरी देने की बात है और कई ऐसे मामले हैं जिसमें पैसे लेकर काम करने की बात भी आई है। लेकिन अब इन गिरफ्तारियों की ये तस्वीरें को लोकसभा से जोड़कर जरूर देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है मनोगिया, दोनों के मामले जो चल रहे हैं उसको बारीकी से आपने समझाया। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, पश्चिम बंगाल राशन घोटाला क्या है, इसको लेकर तफसील से जानकारी हम आपको देते हैं। वहां पर लगातार राशन घोटाले को लेकर हंगामा, किस तरीके से कल की तस्वीरें सामने आई, क्या ये पूरा घोटाला है, वो जरा आप समझिए। बिल्कुल, और गरीबों का राशन खुले बाजार में बेचने का आरोप लगातार सरकार पर लग रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि पीडीएस का 30% राशन बेचने का भी आरोप सरकार पर लगा और इसी मामले में ये छापेमारी चल रही थी। देखिए, फर्जी लाभार्थी, फर्जी बैंक खाते बनाकर घोटाला करने का आरोप है और साथ ही मिल मालिकों और पीडीएस संचालक की मिलीभगत से घोटाला ये हुआ, इस बात का भी जिक्र है। मंत्री ज्योति प्रियो मलिक की अक्टूबर में गिरफ्तारी इसी मामले को लेकर हो चुकी है और अब भी इस मामले में गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, और इसके साथ ही दीपा, क्योंकि लगातार ईडी की
जो टीम है इसी मामले में गिरफ्तारियां करने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से अब वहां पर माहौल बनता दिख रहा है और उस पर जो राजनीति हो रही है अब उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ममता सरकार घिरते हुए दिखाई दे रही है और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मोर्चा खोलने की यहां पर कोशिश की जा रही है, इस्तीफे की डिमांड भी की जा रही है। गरीबों का राशन खुले बाजार में बेचने का आरोप है। ये राशन घोटाला क्या है, उसी की बारीकी को आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरा ये घोटाला और उस घोटाले के तहत किस तरीके से गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में हो रही है। पीडीएस का 30% राशन जो है वो बेचने का आरोप है। जल्दी से ये जान लीजिए कि फर्जी लाभार्थी, फर्जी बैंक खाते बना करके घोटाला करने का आरोप है। শুধু আমরা মানবতা দেখায় আমরা সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি আমরা সব সময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। মাথাটা গরম করাবে না। তাই করজোরে সবার কাছে অনুরোধ, এই বার্তা নিয়ে যাও যে মানুষটা মানুষের জন্য করে, মানুষের সুখ দুঃখের পাশে থাকে, মানুষ কিভাবে স্বনির্ভর হবে, কিভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচবে, যে চিন্তা ভাবনা করে তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ তার হাতকে শক্ত করতে গেলে এই 24 নির্বাচনে बीजेपी दाल डाले। देखिए, शाहजहां शेख का ये वीडियो आप देख रहे थे जिसको बीजेपी ने जारी किया है। राशन घोटाले को लेकर ईडी के एक्शन पर बंगाल की राजनीति गर्म है। बीजेपी ममता सरकार पर लगातार बरस रही है, वहीं ममता की पार्टी टीएमसी बीजेपी पर ही सवाल उठा रही है। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। बंगाल में ये सारे आदी है। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर ख़त्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। सेंट्रल एजेंसी पर पब्लिक हमला हुआ और जो पब्लिक हमला हुआ तो दिखाई दे रहे हैं मंत्री और जो टीएमसी का लोग, जो ये पैसा का घपला के साथ जुड़ा हुआ लोग है, उसी का लोग ही इस मारपीट किया अपरेंटली ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए तो एक्शन होना नहीं चाहिए। ये जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पीसफुली एंड सिक्योरिटी के साथ काम करने का हक होना चाहिए। देश खाली में जो हिंसा की घटना हो रही थी उसको समर्थन नहीं करती है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ये भी सच है कि गांव के लोग कह रहे थे कि जो सेंट्रल फोर्स आए थे वो उनको विरक्त भी कर रहे थे। तो फेडरलिज्म की बातें, बड़ी बड़ी बातें आप मत कीजिए। और देखिए, पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। टीएमसी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी से बात की है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई है। आपको बताएं कि कांग्रेस कम से कम 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन 2 सीटों की पेशकश की गई है, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात भी की है और उन्होंने कहा कि 2 सीटों पर तो बात नहीं बन पाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारियों के साथ आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, ये सीट शेयरिंग पर बात बनेगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब 8 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, टीएमसी कह रही है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़िए। अब इसी को लेकर पेच फंसता हुआ और फिलहाल तो ये पेच सुलझता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। आशीष, क्या डिटेल्स है? देखिए, जब तक एक्सट्रीम कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं होते तब तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश बनती है किसी तरह का सीट शेयरिंग को लेकर के तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में समझौता हो सके, क्योंकि अगर दोनों ही पक्षों ने ऐसा पोजीशन ले लिया, जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खुद ममता बनर्जी ने ये कहा कांग्रेस अध्यक्ष को कि सिर्फ 2 सीटें वो देने के लिए तैयार हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस कम से कम 6 से 8 सीटें बंगाल में लड़ना चाहती है। ऐसे में लगता नहीं कि कोई मीटिंग पॉइंट हो पाएगा, अनलेस जैसा मैंने आपसे कहा कि बड़े सैक्रिफाइसेस करने के लिए, इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए दोनों ही पक्ष राजी हों। और जो फीडबैक मुझे अभी तक सोर्सेज से मिला उसके मुताबिक ना तो तृणमूल कांग्रेस इससे अपने कदम आगे बढ़ाने को राजी है और ना ही कांग्रेस 6 से 8 सीटों से पीछे हटने को राजी है, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है ऐसे में वो अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्डर को क्या मुंह दिखाएंगे कि इतनी सीटें क्यों तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को सैक्रिफाइस कर दी, या कांग्रेस ने क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि वो सिर्फ 2 सीटों पर सिमटने के लिए राजी होगी। ऐसी सूरत में लगता नहीं कि ये बहुत आसान होने वाला है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के बीच में अलायंस हो सके, सीट शेयरिंग हो सके, और इसका एक बाहरी आप कॉनोटेशन भी देखिए कि कम से कम इसमें लेफ्ट फ्रंट की तो कोई और जगह बनती नहीं दिख रही है, तो बहुत टेढ़ी खीर है और मुझे लगता नहीं कि आसानी से मटेरियलाइज हो पाएगा। बिल्कुल, और आशीष ये भी देखना होगा कि आखिर ये कुर्बानी देता कौन है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात दरार की करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब महज 2 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी के बड़े नेता एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी की बात करें, अमित शाह और जेपी नड्डा सभी समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। और देखिए, खराब प्रदर्शन करने वाले सांसदों का टिकट काटने की तैयारी है, यानी बीजेपी का फुल प्रूफ मैनेजमेंट तैयार है। लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बना गठबंधन अब तक आपस में ही उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। नाम के अलावा अब तक गठबंधन की कोई रूपरेखा तैयार नहीं हो पाई है। सीटों को लेकर पेच इस कदर फंसा हुआ है कि इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां आपस में ही इस वक्त लड़ रही हैं। ये बेकाबू भीड़, ये लहूलुहान अफसर, ये टूटी हुई गाड़ी, ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का ये नया साक्ष्य है। उत्तर 24 परगना में सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों की गुंडागर्दी का नया प्रमाण है। देख लीजिए, ये खून से लथपथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अफसर हैं जो तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी करने पहुंचे थे। सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी के अधिकारी शेख शाहजहां के घर पहुंचे और वहां पहुंचकर कॉल किया, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद करीबन 1 घंटे तक इंतजार किया गया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद में ईडी के अधिकारियों ने घर का ताला तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। किसी का सिर फटा, किसी को चोटें आई, गाड़ी टूटी। ईडी के अधिकारी किसी तरह जान बचाकर भागे। राज्यपाल ने इस खूनी घटना को भयावह बताते हुए अफसरों को तलब किया है। बीजेपी ने सवालों में सूबे की सरदार को खड़ा किया है। बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। इतने गुंडे हैं, उनको ये बात पता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। संदेश खली गांव में जो हुआ उसे लेकर दीदी की पार्टी इस गुंडागर्दी पर सफाई दे रही है, लेकिन बीजेपी से भी सख्त शब्दों में कांग्रेस ममता बनर्जी को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रही है। जो हमला ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ जगजाहिर होते हैं, बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, ये अचरज की बात नहीं होगी। अधीर रंजन चौधरी उसी कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं जिसके साथ मिलकर ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सियासी युद्ध में उतरने की तैयारी में है। बड़ी बात यह है कि जब केजरीवाल, हेमंत सोरेन या तेजस्वी को ईडी का नोटिस मिलता है तब बीजेपी पर कांग्रेस हमला करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बंगाल में आपस में भिड़ेंगे और दिल्ली में मोदी से लड़ेंगे? जब एक दूसरे पर भरोसा नहीं तो नरेंद्र मोदी से कैसे लड़ेंगे? क्या इंडिया गठबंधन की गांठ को नीतीश कुमार सुलझा पाएंगे? दरअसल ये कोई पहली दफा नहीं जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तकरार हुई है। करीब 24 घंटे पहले ही सीटों को लेकर भी अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर नश्तर चलाया था। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो, तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। अधीर के तेवर इसलिए तल्ख थे क्योंकि ममता बनर्जी चाहती हैं
कि 2019 को आधार बनाकर उसी के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो। 2019 में 42 सीटों में से टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस 42 सीटों पर लड़कर सिर्फ 2 सीटें हासिल कर पाई थी। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में भी ममता बनर्जी की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी को 16 से 18, टीएमसी को 23 से 25 और कांग्रेस प्लस को 0 से 2 सीटें मिलने का दावा किया गया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके मुताबिक सीटें तय हो, लेकिन कांग्रेस मुकम्मल हिस्सेदारी चाहती है और यहीं आकर पेच फंस रहा है। सीटों का पेच सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं फंसा है। हर राज्य में जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहां पर कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर तकरार हो रही है और ऐसा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एनसी और पीडीपी के साथ सीट बंटवारे पर पेच है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मामला उलझा हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ, बिहार में जेडीयू, आरजेडी और लेफ्ट के साथ, झारखंड में जेएमएम के साथ, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव, एनसीपी पवार, केरल में लेफ्ट, आईयूएमएल, केसीएम और तमिलनाडु में डीएमके और एमडीएमके के साथ समीकरण सुलझ नहीं पा रहा। कुल मिलाकर 9 राज्यों की 267 सीटों पर पूरी तरह से पेच फंसा है। पंजाब में आर पार की लड़ाई सी ठन गई है। केजरीवाल की पार्टी जिस कांग्रेस को कुर्सी से उतारकर सत्तासीन हुई है, वो 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस भी उतनी ही सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई। 100% आज की हमारी तैयारी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। सर्वे में बीजेपी को 0 से 2, कांग्रेस को 5 से 7, आम आदमी पार्टी को 4 से 6 और अकाली दल को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन दोनों पार्टियां ज्यादा सीटों के लिए लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तल्खी के बीच इंडिया गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार के लेफ्टिनेंट बयानबाजी बंद करने की सलाह दे रहे हैं। दोनों पार्टी की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है इस संकट से बचाने की। दिल्ली में भी गठबंधन हो और पंजाब में भी हो, ये लचीला रुख दोनों पार्टियों को अपनाना चाहिए। अकेले लड़ने की तैयारी सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही नहीं है। नीतीश कुमार भी अकेले चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं हुई है। यहाँ तक कि संयोजक के नाम पर भी मंथन ही चल रहा है। लोगों पर भी कोई बात नहीं हुई है। साझा रैली को लेकर भी कुछ भी क्लियर नहीं है। ना तो कोई ऑफिस बना है, ना ही साझा उम्मीदवारों पर बात हुई है। कुछ भी क्लियर नहीं। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने जेडीयू कैंडिडेट के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश से रूही तांगुक और बिहार के सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को कैंडिडेट घोषित कर दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभंगा से संजय झा और मुंगेर से ललन सिंह को भी हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश जी ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं। ये एनडीए गठबंधन से अलग हुए कि जो इंडी गठबंधन अब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा और थमा दिया झुंझुना। महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द घूमती नीतीश कुमार की सियासत को उनके करीबी मंत्री के शब्दों में सुनिए। कि हमको लगता है कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ। साजिश एनडीए तरफ से है या अब किस कौन कर रहा है हम नहीं जानते। जिनको नीतीश जी के कार्य प्रणाली से, नीतीश जी के कार्य करने की पारदर्शिता से जिनको परेशानी होगी वही लोग ऐसा करते होंगे। अभी नीतीश को डिगा कौन रहा है? ऐसी चुप्पी पर भविष्य की सियासत टिकी है। हालांकि दबाव के बीच नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की पटकथा लिखी जा रही है। कांग्रेस के नेता इसे लेकर नीतीश से बात कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने भी पहल को आगे बढ़ाया है।
संयोजक को लेके क्या चर्चा हो पाई, क्योंकि हालांकि उद्धव ठाकरे से सब कुछ बात हो पाई है, बात चल रही है, हो जाएगा 1-2 दिन में। जिस बिहार के मुख्यमंत्री को संयोजक बनाकर गठबंधन को आगे बढ़ाने की मशक्कत हो रही है, वहां भी सीटों का पेच फंसा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और आरजेडी 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि बाकी की 8 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस खुद के लिए कम से कम 9 से 10 सीटें मांग रही है। इसके पीछे कांग्रेस का तर्क सुनिए। पिछली बार 9-10 सीट लड़े थे जी, तो उसी के आसपास कहीं होगा फिर से। वही ये नहीं है एक आध सीट इधर उधर हो सकता है, उसमें कांग्रेस को जरूरत पड़ी पीछे हटने की तो कांग्रेस पीछे हटेगी। जनता दल और राजद को और वाम दलों को जरूरत पड़ेगी तो उन लोगों को भी पीछे हटना चाहिए। सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का तालमेल बैठ नहीं पा रहा। यूपी में अखिलेश यादव अपने हिसाब से सीटें तय करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की स्टेट यूनिट को ये मंजूर नहीं है। सीटों का ऐसा ही पेच केरल में भी फंसा है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। लेफ्ट ने तो कांग्रेस से वो वायनाड सीट भी छोड़ने को कह दी है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। ऐसे में 39 सीटों वाले तमिलनाडु में भी डीएमके के साथ कांग्रेस का सीट फॉर्मूला अटका हुआ है। पिछली बार 8 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटें चाह रही है, जबकि डीएमके अपने हिसाब से फैसला करना चाहती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का दावा है कि जल्द ही ये मामला सुलझ जाएगा। जो वहाँ की पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनके साथ में बातचीत शुरू हो रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत स्मूथली सबके साथ में सीट शेयरिंग का जो काम है वो आगे बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन ने 20 जनवरी तक की लकीर खींची है, वो भी तब जबकि लोकसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लोकसभा चुनाव में 295 से 335 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन मोदी विरोधी गठबंधन का एक भी पेच नहीं सुलझा है। हर मोड़ पर उलझन है, जबकि बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। जेपी नड्डा ने पहाड़ पर मिशन 24 की शुरुआत कर दी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में उन्होंने रोड शो किया। सर्दी के बावजूद लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटी थी। उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया। जेपी नड्डा हिमाचल में थे तो अमित शाह और खुद पीएम मोदी जयपुर में। बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है, लेकिन मोदी विरोधी गठबंधन अब भी जिस तरह एक भी गांठ सुलझा नहीं पाया है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अयोध्या में भगवान राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी कभी भी 160 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और इसमें से 133 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी। और यानी बीजेपी की नजर उन सभी कमजोर सीटों पर है जहां उसका परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी कटेंगे और 24 के लिए बीजेपी का जीत वाला फॉर्मूला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। हाईकमान की कैंची तैयार, किसका टिकट कटेगा इस बार? कमजोर परफॉर्मेंस, टिकटों पर सस्पेंस। 24 का घमासान, जीत के लिए बीजेपी का प्लान। लोकसभा चुनाव में अब महज चंद महीने बचे। सभी पार्टियां जीत के लिए जीत तोड़ मेहनत कर रही हैं। बंद कमरों में रणनीति तैयार हो रही है। विपक्ष जहां मौजूदा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं केंद्र में काबिज बीजेपी सरकार के पास चुनौती सत्ता बचाने की है। लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर बढ़ाने की तैयारी में जुटी बीजेपी बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी
करीब 90 सांसदों का टिकट काट सकती है। कमजोर परफॉर्मेंस वाले सांसदों के टिकट तो कटेंगे ही, बल्कि ज्यादा उम्र वाले सांसदों के भी इस बार टिकट नहीं देने पर फैसला किया जा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 3 बार के कई सांसदों की भी टिकट कटौती की जद में आ सकती है। टिकट कटने की बात सुनकर बीजेपी के कई सांसदों की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि ऐसे कई सांसद हैं जो 2009 से लगातार जीतते रहे हैं, तो कुछ ऐसे सांसद भी हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। इनका पता लगाने के लिए पार्टी ग्राउंड लेवल से फीडबैक ले रही है। पार्टी इनके टिकट काट सकती है। एबीपी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बीजेपी इस बार 25 से 30% नए चेहरों को टिकट देने वाली है। इस हिसाब से देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीट जीती थी। इनमें से अगर 25% के टिकट काटे गए तो 76 सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा, और अगर 30% सांसदों के टिकट काटे गए तो ये संख्या बढ़कर 91 हो जाएगी। यानी बीजेपी इस बार जब उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी तो उसमें करीब 90 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। हालांकि किसका टिकट काटा जाएगा और पार्टी किसे मैदान में उतारेगी, ये फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी। उपचुनाव में हार और कुछ सांसदों के निधन के चलते 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी के लोकसभा सदस्यों की संख्या 269 रह गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इनमें से 99 सांसदों के टिकट काट दिए गए। जब नतीजे आए तो बीजेपी 282 से 303 सीट पर पहुंच गई, मतलब सीधे 19 सीट बढ़ गई। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात और राजस्थान जैसे 10 राज्य थे जहां बीजेपी ने लोकसभा की सारी सीटें जीती थी, लेकिन केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कई बड़े राज्य ऐसे भी थे जहां पार्टी का खाता भी नहीं खुला। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने 25 में से 24 सीट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। ऐसे ही केरल है जहां बीजेपी 20 में से 15 सीट पर लड़ी और हार गई। तेलंगाना में भी 17 सीट पर लड़ी लेकिन सिर्फ 4 सीट पर जीती। यहां उसे 13 सीटों पर निराशा मिली। इसके अलावा लोकसभा की 178 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। कुल मिलाकर बीजेपी 2024 का चुनाव 400 पार वाले लक्ष्य को लेकर लड़ रही है। उसे पता है कि अगर उसका सामना विपक्ष की संयुक्त ताकत से हुआ तो चुनौती बढ़ सकती है, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है और उम्मीदवारों का चुनाव इसका सबसे अहम हिस्सा है।